प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे तूफानी रैलियां। चेन्नई में होगा रोड शो। अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक देश भर में संभाल रहे हैं मोर्चा। चुनाव नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में बीआरएस ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे तृणमूल नेता। पूर्व द्रमुक नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी का छापा। कई अहम खुलासों की उम्मीद। सीए के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर जेल में ही रहेंगे? गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज होगा हाईकोर्ट में फैसला। के कविता की भी न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादि और चेटीचंड समेत कई त्योहारों की भी घुली मिठास। नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं और आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती में 400 पार का आंकड़ा हासिल करने के लिए बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के साथ जोर शोर से चुनावी समर में उतरी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक दिन में 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं। रोड शो अलग से हो रहा है। आज की बात करें तो प्रधानमंत्री 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में तूफानी दौरा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। पहली रैली होगी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहां इस बार भाजपा के वरुण गांधी नहीं बल्कि जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। भगवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां को मैदान में उतारा है। दूसरी जनसभा होगी मध्य प्रदेश के बालाघाट में। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में दोपहर 2:30 बजे ये जनसभा शुरू होगी। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और बीएसपी के कंकर मुंजारे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री आज से तमिलनाडु के 2 दिनों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम आज शाम चेन्नई में 6 बजे रोड शो करेंगे, जो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। दक्षिण चेन्नई सीट से भाजपा की तमिलसाई सुंदर राजन उम्मीदवार हैं, जबकि मध्य चेन्नई सीट से पार्टी के विनोद पी सेल्वम द्रमुक के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में। और पीएम नरेंद्र मोदी के बालाघाट दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चुनाव अभियान में उनकी उपस्थिति प्रदेश को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आज के दिन हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत, संबल, ऊर्जा देगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी में प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा। और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही, वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम देश भर में विपक्षी गठबंधन और नेता चुनावी जनसभा से लेकर के रोड शोज के जरिए मतदाताओं के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
और पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दक्षिण में डीएमके, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में आरजेडी गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के गया में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और गठबंधन के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। भारत राष्ट्र समिति ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के दौरान फोन टैपिंग को लेकर उसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 6 अप्रैल को कांग्रेस की एक रैली में भाषण में राहुल गांधी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया। बीआरएस ने निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी के बयानों की तुरंत जांच कराने और उनके दावों के समर्थन में सबूत मांगने को कहा है। दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस का धरना जारी है। सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग को लेकर के कल धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आज फिर से उनका धरना शुरू हो गया। टीएमसी सांसद डोला सेन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी दल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश काफी पीछे चला जाएगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक दिवालिया बैंक के चेक की तरह है। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। यह घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का घोषणा पत्र नहीं बल्कि जन्ना का घोषणा पत्र लगता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश काफी पीछे चला जाएगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक दिवालिया बैंक के चेक की तरह है। जनता पार्टी बराबर जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका घोषणा पत्र एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट होता है। दोनों के बीच एक मौलिक अंतर यह है। और मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। उधर कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि जिन्ना की कांग्रेस है। ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। Most unfortunate for this country.
हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली मंडी सीट से खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो उन्हें मान्य होगा। उनके अनुसार 13 अप्रैल तक हिमाचल की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे मगर इसको फतेह हासिल करने के लिए ये लड़ा जाएगा और हम निश्चित तौर से इस सीट को जीतेंगे। ये बात मैं केवल दावे के लिए नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। हम पिछले 1 साल से लगातार लोगों के बीच में हैं, संसदीय क्षेत्र के लोगों के दौरा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की नब्ज को जानते भी हैं, समझते भी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम फतेह हासिल करेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों को लेकर के हुए विपक्षी गठबंधन से पीडीपी को बाहर रखने पर बोला है कि लोकसभा की सीटें सीमित थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका ख्याल रखा जाएगा। We had a maximum of 6 seats, of which 3 seats were already held by the National Conference. The space for political give and take was very limited, but the Congress and the National Conference had made it very clear that we would keep an option open for sharing space or seats in the assembly elections that are due in August and September of this year. Clearly that was unacceptable to the PDP. सीपीएम नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित एक चुनावी जनसभा में बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव की तरह सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान हर वो कदम उठाया जिससे देश में लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म किया जा सके। The 18th Lok Sabha elections is not an ordinary election like the 17 earlier parliament elections, because this election is going to decide the future of democracy in our country, because we have seen in the last 10 years the Modi government and the BJP, who have done everything possible to suppress democracy. उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता और सारण से पहली बार चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी ना। हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता की प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है। मेरे सपोर्ट में मेरी जनता है, मेरी सारण की जनता, माताएं बहनें। टीएम के नेता कनिमोझी ने कहा कि इस समय देश में सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले ही नहीं चाहिए, बल्कि महागठबंधन को चुनाव भी जीतना होगा ताकि सरकार बदली जा सके। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी के बाद कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं हैं। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए कुल 1206 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मणिपुर सीट के 4 उम्मीदवार भी शामिल हैं। दूसरे चरण के होने वाली 88 सीटों पर 2633 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। केरल की 20 सीटों पर सबसे ज़्यादा 500 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि उसके बाद कर्नाटक में 491 नामांकन 14 सीटों के लिए दाखिल किए गए। सबसे कम त्रिपुरा के लिए 14 नामांकन दाखिल हुए, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा नामांकन 92 की संख्या में दाखिल किए गए।
और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो साल 1950 में जब देश का संविधान लागू हो गया तो उसके बाद साल 1951 से 52 में देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। 25 अक्टूबर 1951 को आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और 21 फरवरी 1952 को इसका समापन हुआ। वहीं पहला आम चुनाव कुल 4 महीने तक चला, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल और 39 क्षेत्रीय दल शामिल हुए। जबकि पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहीं इस चुनाव में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 32 लाख से अधिक थी। हालांकि इस चुनाव में केवल 44% मतदान हुआ था। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। तमिलनाडु में आज सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी के अधिकारी पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक और उससे जुड़े लोगों पर कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ले रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग मामले में हो रही है। चेन्नई और त्रिची समेत मदुरई समेत 35 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। डीएमके से बर्खास्त सादिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। बीते महीने मार्च की शुरुआत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद एनसीबी ने एक बयान जारी करके कहा था कि सादिक भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में फैले नेटवर्क का सरगना है। श्री नानकमता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू का उत्तराखंड में एनकाउंटर हो गया है। एसटीएफ और हरिद्वार की पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में यह मुठभेड़ हुई। हालांकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा है। उसकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई है। कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू के खिलाफ 16 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 28 मार्च को तरसेम सिंह की हत्या के बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे थे और उन्होंने पुलिस को संदिग्धों को तुरंत पकड़ने के निर्देश जारी किए थे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के लागू होने के बाद से ही उस पर सुप्रीम कोर्ट में रोक की याचिका लगाई गई है। हालांकि उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि सीएए पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष 5-5 पन्ने का संक्षिप्त नोट जमा करवाएं और केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे। याचिका में सीएए के खिलाफ दलील दी गई कि धर्म के आधार पर अप्रवासियों को नागरिकता देने का कानून धर्मनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पहली बार देश में धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा दोपहर करीब 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगी। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने ईडी
ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी विशेष अपवाद का दावा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव या सीएम के रूप में अपनी स्थिति का हवाला नहीं दे सकते। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन है। कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में के कविता के वकील ने अदालत से बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थी जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीती 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाया। आतंकियों ने श्रीनगर के शोपियां में एक ड्राइवर को निशाना बनाकर गोली मार दी। घायल ड्राइवर दिल्ली का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर के आतंकी मौके से तुरंत फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए घायल को श्रीनगर रेफर कर दिया। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश जारी है। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र के मल्ला गांव से नेपाली मूल के मजदूरों को टनकपुर ले जा रही बोलेरो जीप गहरी खाई में गिर गई। सोमवार देर रात हुए इस हादसे में चालक सहित 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने रात करीब 12 बजे तक रेस्क्यू कर सभी 8 शव बरामद कर लिए। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल में पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 150 मीटर नीचे गहरी खाई में उतर करके राहत और बचाव अभियान चलाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सकारात्मक कदम करार दिया है जिसमें रमजान के महीने के लिए गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है। भारत ने कहा कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न मानवीय संकट बिल्कुल अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि गजा में चल रहे संघर्ष से हम बहुत परेशान हैं। We are deeply troubled by the ongoing conflict in Gaza. The humanitarian crisis has deepened and instability has been increasing in the region and beyond. In this context, we view the United Nations Security Council's adoption of Resolution 2728 on 25th March as a positive step. The resolution, we all recall, had called for an immediate ceasefire for the month of Ramadan to be respected by all parties, leading to a lasting, sustainable ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. India's position on the conflict has been clearly articulated on more than one occasion by our leadership. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से
किसान के खलियान तक। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत आज से हो रही है। आज हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। आज के दिन ही कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा और उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। ये तस्वीरें आज सुबह छतरपुर मंदिर की हैं, जहां पर विधि विधान के साथ दुर्गा मां की आराधना की आज शुरुआत की गई। 9 दिनों का ये पर्व मनाया जाता है, जो व्रत उपवास के एक बड़े उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। और ये समाप्त होता है भगवान राम के जन्मदिन श्री रामनवमी के पर्व पर। 9 दिनों के उपवास में शक्ति की आराधना की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सात्विकता का आह्वान हो। वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां अन्नपूर्णा की धरती काशी, और ये वहीं के दृश्य। और नवरात्रि के पहले दिन कटरा में स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर आयात किए हुए रंग बिरंगे फूलों से सज गया है। ग्लैडियोलस, कार्नेशंस, लिलियम, एंथ्यूरियम, ऑर्किड जैसे फूलों की सुंदरता से सजा मंदिर अब देखते ही बन रहा है। आयात किए गए फूलों की खूबी यह होती है कि कई दिनों तक वे ताज़ा रहते हैं। इस अवसर पर भक्त भाव विभोर होकर के माता के जयकारे लगा रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप कटरा से ही देख रहे हैं, जो हम ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर के आए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से ये तस्वीरें, और पहली बार इतनी भव्यता के साथ फूलों से ये साज सज्जा की गई है, भक्तजन उसका आनंद लेते हुए। चैत्र नवरात्र के पहले दिन के मौके पर दंतेवाड़ा के बस्तर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर के पुजारी के अनुसार मां दंतेश्वरी के दरबार में लगभग 600 से 800 वर्ष पहले से
ये चैत्र नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। माता के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ हर साल शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के अवसर पर ज्योत जलाते हैं। दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। काशी एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है जहां पर नवरात्रि का विशेष महत्व है। काशी के दुर्गा मंदिर में भक्त सुबह से ही मंदिरों में कतार लगा करके दर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं वाराणसी से ये रिपोर्ट। वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर जिसके अंदर मैं खड़ा हूं, भक्त आ रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है। मां के दर्शन हर कोई करना चाहता है, हर कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है मां का, क्योंकि नवरात्रि मां का दिन कहा जाता है। मां के प्रत्येक रूप में काशी में मां मौजूद हैं। ये मां दुर्गा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसके महंत जी हैं संजीव गुरु। संजीव गुरु, किस तरह की महत्ता है मां की, क्या इसकी विशेषता है और किस तरह की व्यवस्था दी है आपने? माता रानी का दरबार है। ये दरबार बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ये है कि जो भी आता है उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। नवरात्र में इतना भीड़ होता है, लेकिन हम लोग व्यवस्था ऐसे की है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत न हो, आराम से लाइन लगा के लोग दर्शन करते रहते हैं। ये हैं श्रद्धालु जो दर्शन करके आई हैं। नवरात्र में खास क्या महत्व होता है? चैत्र के नवरात्र का एक सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आज से हमारे जो है नए 9 वर्ष का शुरुआत होता है। ठीक है, तो कितना अच्छा होता है कि चैत्र के नवरात्र से माँ के दर्शन से ही हम अपने साल की शुरुआत करते हैं। और दर्शन करने का सिर्फ महत्व ये होता है कि माँ जो भी हमसे पिछले साल में भूल चूक हुई है उसको क्षमा करिए और नए साल में नई चीज़ों के साथ हम आपका दर्शन करके नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। आपने दर्शन किया, क्या महत्व है नवरात्रि में प्रथम दिन जो आप दर्शन करने आई? अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करके। नवरात्र तो माता रानी का पर्व है, हमेशा खास ही रहता है। नवरात्र जो है खास रहता है ऐसा मानना है, चूंकि चैत्र का मास शुरू होता है, नया संवत्सर शुरू होता है, लोग आशीर्वाद लेने आ रहे हैं माँ दुर्गा का। नवरात्र खास होता है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। तो दुर्गा कुंड से आप ये स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे और देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपके लिए पहले दिन की तस्वीरें लेकर के आए। आगे बढ़ने से पहले एक निगाह डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे तूफानी रैलियां। चेन्नई में होगा रोड शो। अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक देश भर में संभाल रहे हैं मोर्चा। चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीआरएस ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे तृणमूल नेता। पूर्व द्रमुक नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी का छापा। कई अहम खुलासों की उम्मीद। सीए के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में थोड़ी देर में आएगा फैसला। के कविता की न्यायिक हिरासत का भी आज आखिरी दिन। और आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादि और चेटीचंड समेत कई त्योहारों की भी खुली मिठास। और देश के कई हिस्सों में आज गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा यानी उगादि या फिर जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
गुड़ी पड़वा का उत्सव भारत की महाराष्ट्र राज्य में विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्योहार की सबसे खास रीति रिवाजों में से एक है गुड़ी उठाना। गुड़ी चमकीले कपड़े या साड़ी और माला से सजा हुआ एक खम्भा और नीम के पत्तों, आम के पत्तों और नारियल से सजा हुआ एक कलश होता है। गुड़ी विजय और समृद्धि को दर्शाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत और एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा न केवल कैलेंडर के संदर्भ में बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी नवीनीकरण का समय है। यह सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक समारोहों का अवसर है। इस दिन कई समुदाय अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए जुलूसों का आयोजन करते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शोभा यात्रा, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन कहा जाता है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कृषि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह रबी फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जब किसान अपने खेतों की जुताई और बीज बोना शुरू करते हैं। इस प्रकार यह आने वाले महीनों में भरपूर फसल की आशा और प्रत्याशा का समय है। गुड़ी पड़वा सिर्फ नए साल के जश्न से कहीं अधिक है। गुड़ी पड़वा भारतीय समाज की सांस्कृतिक जीवंतता, आध्यात्मिक समृद्धि और कृषि समृद्धि का प्रतिबिंब है। मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या नगरी में भी राम नवमी पर्व को लेकर के विशेष तैयारियां चल रही हैं। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पर्व पहली बार मनाया जाएगा और इसलिए भगवान राम का जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षक होने जा रहा है। इस अवसर पर 15 से लेकर के 17 अप्रैल तक 20 घंटे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान श्रद्धालु 6 से 7 लेन्स में विशेष दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या नगरी में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मनाया जाने वाला भगवान राम जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षक होगा। पूरी दुनिया इसका उल्लास देखेगी। देश दुनिया के करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। यहां पहुंचने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस अवसर पर 15 से लेकर 17 अप्रैल तक 20 घंटे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान श्रद्धालु 6 से 7 लेन में दर्शन कर सकेंगे। प्रसार भारती अयोध्या नगर निगम में संभव हुआ तो पास पड़ोस के बाजारों में LED स्क्रीन लगाकर रामनवमी के दर्शन कराएगी। प्रसार भारती प्रयास करेगी कि 100 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाए जाएं। इस बेहद खास अवसर पर राम मंदिर की सजावट मनमोहक फूलों से की जाएगी। चैत्र नवरात्र के आरंभ के साथ रामनवमी तक 10 दिवसीय अनुष्ठान बेहद खास होने वाला है। राम मंदिर के अलावा अयोध्या के 8000 मंदिरों में रामनवमी पर तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे। देश विदेश से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों में रामलला के दर्शन को लेकर काफी उत्साह है। हनुमानगढ़ी में जहां भक्तों का तांता लगा है, तो वहीं पुजारी भी काफी व्यस्त हैं। भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव किया हमने। ये ऐसी अनुभूति हुई कि प्रभु के चरणों में मैं आया, उनकी कृपा थी, मैं आया, बढ़िया लगा, सब बहुत अच्छा। रामलला के जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैनेजमेंट अच्छा है, कोऑपरेटिव है पीपल, मतलब टोटल मिला के हमें यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा। तो भगवान की इतनी तेजस्वी, इतनी दिव्य और भव्य मूर्ति है कि खूब आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रामलला के दर्शन तो बहुत बड़े, वेरी गुड, मजा आ गया। रामलला में बहुत अच्छा रह गया, मतलब VIP के लाइन से गए एक एक करके और 1 घंटे में नंबर आ गया और हमें ये लगा था 3-4 घंटे में आएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा समेत सभी इंतजामों को पुख्ता करने में जुट गया है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किए हैं। आगामी चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के लिए अभी से पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी स्टेक होल्डर से वार्ता करके, सभी से समन्वय स्थापित करके अपनी तैयारियां की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा विशेष रूप से पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में बांट करके एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट किया जा रहा है, जिसमें रेंज व जोन के अन्य जनपदों से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होगा। इसके अलावा मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया। इन सबको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाई जा रही है। यातायात के लिए हमारा एक अलग से प्लान किया जा रहा है। सभी का उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव हो।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन काफी बढ़ गया है। देश विदेश से श्रद्धालु रामनवमी का त्योहार मनाने अयोध्या आ रहे हैं। रामनवमी के खास मौके पर श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के पहले दिन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट ने जानकारी दी कि प्रसार भारती अयोध्या के नगरीय और ग्रामीण बाजारों में 100 जगहों पर LED स्क्रीन के जरिए श्री राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण करेगा। रामलला के दर्शन के लिए कोई भी ऑनलाइन पास मान्य नहीं होगा। भक्तों की प्यास बुझाने के लिए 50 प्याऊ और ORS घोल की उचित व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और सभी को इंतजार रहेगा श्री राम नवमी के अद्भुत पर्व पर उस सूर्य तिलक का, जिसकी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ठीक 12 बजे जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो उनके मस्तक पर सूर्य की किरण पड़ेगी, जो पूरे 5 मिनट तक रहेगी। एक विशेष अवसर होने जा रहा है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ेगी और इसलिए ये व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में अब L&T, टाटा कंसल्टेंसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल हो गई है। निर्माण में उत्तर प्रदेश की जो राजकीय निर्माण निगम की दोनों संस्था है वो अब मिलकर के काम करेंगी। 2024 के अंत तक राम मंदिर का प्रथम और द्वितीय तल भी बन करके तैयार हो जाएगा। भगवान श्री राम लला के परिक्रमा मार्ग की लंबाई यानी जो परकोटा है वो 795 मीटर का होगा। वैज्ञानिक रामनवमी पर भगवान श्री राम लला के ललाट पर सूर्य अभिषेक की तैयारियों में व्यस्त हैं। पूरी तरह से मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद इसे ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि कुबेर टीले का जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो अब समाप्त हो चुका है। सप्तऋषि मंदिर की फाउंडेशन की खुदाई पूरी हो चुकी है और उस पर निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती परकोटे के परिक्रमा निर्माण की है, जिसकी लंबाई 795 मीटर है। यानी दूसरे चरण का जो कार्य है वो तेजी से जारी है। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो 2024 तक जो निर्माण कार्य पूरे किए जाने हैं और जिसको पूरा करके ट्रस्ट को सौंपा जाना है। इसमें लक्ष्य के अनुसार आप सभी अवगत हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य, जिसमें प्रथम तल, द्वितीय तल और राम दरबार प्रथम तल पर, ये पूर्व निश्चित ट्रस्ट ने किया है। कुबेर टीला पूर्ण हो चुका है। सप्त मंडल की आधारशिला जो फाउंडेशन कहते हैं उसकी खुदाई पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य उस पर चालू है। सबसे बड़ी चुनौती परकोटा की है, जो लगभग 795 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है। उसे इस वर्ष के अंत तक पूर्ण करना एक अपने में चुनौती है, लेकिन हम सभी मिलकर के L&T, TCE और अन्य निर्माण एजेंसी, जिसमें अब उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम भी जुड़ गई है, मिलकर के वह आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोषणा कर दी है। इस साल रमज़ान का महीना 11 मार्च से शुरू हुआ था। मुसलमानों के पवित्र माह रमज़ान के अंत में ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। रमज़ान का महीना जैसे ही अंत की ओर बढ़ता है, वैसे ही दुनिया के करीब 1.9 अरब मुसलमान उम्मीद करते हैं कि आसमान साफ रहे। इस्लाम के त्यौहार उनकी रीति रिवाज चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही चलते हैं। और भारत में ईद का चांद कब दिखेगा, इसको लेकर के बेसब्री से इंतजार जारी है। ईद के चांद को लेकर के ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर आज चांद नज़र आता है तो ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी, नहीं तो 11 अप्रैल को होगी ईद। अगर आज चांद हो जाता है तो इंशाअल्लाह ईद उल फित्र 10 अप्रैल को होगी और वरना 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र मनाई जाएगी। और इस मौके पर दिल खोल करके गरीबों की, मोहताजों की मदद और इमदाद करें। अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करने के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूर दुआएं करें। और ईद का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बाज़ारों में रौनक बढ़ती जा रही है और जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांग है उनमें सेवैयाँ शामिल है।
स्वादिष्ट सेवैयाँ ईद का सबसे खास व्यंजन है। ईद के दिन उन्हें मेहमानों को खास तौर पर परोसा जाता है। इस बार बाजार में कितने तरह की सेवैयाँ आई हुई हैं और इन सेवैयों की क्या है खासियत, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सेवैयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सेवैयों के बगैर, यानी मीठी सेवैयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सेवैयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? कि ईद वाले दिन सेवैयाँ बनती हैं, शीर बनती है, क़िमामी सेवैयाँ बनती हैं। अब आप देख सकती हैं, ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह कर के बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटीज़, ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सेवैयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है, जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। तो दिल्ली वालों का ये है, यूपी वालों का ये है। और यूपी के भी अपर बेल्ट में तो सेवैयाँ ही चलती हैं, मगर जो लोअर बेल्ट है जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अपना बनारस, आजमगढ़, ये सब आते हैं, वहाँ मैम आपने देखा होगा नवाबी फूड ज़्यादा पसंद करा जाता है। और नवाबी फूड आपने देखा होगा वो या तो महीन होगा, बहुत रिफाइन होगा, तो या खुशबूदार होगा। तो वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। अब ये देखिए, मेरे हिसाब से इसको विक की जगह यूज़ किया जा सकता है, इतना बारीक है। तो वैरायटीज़ हैं मैम, हर स्टेट के लिए हमने कुछ ना कुछ अपने पास इंतज़ाम करके रखा है। और सभी मज़हब के लोग आते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के या सरदार भाइयों के बिना अधूरा है, जो खुशी खुशी हमारे साथ हमारे त्यौहार में जुड़ते हैं और खुशियों से भर देते हैं इस त्यौहार को। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, जहां पर प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।